और आऊँगा, चूँकि अब बजट की तैयारी भी शुरू हो गई है। बजट को लेके लोगों से, अलग अलग इंडस्ट्री से, सेगमेंट से वित्त मंत्री ने कंसल्टेशन शुरू कर दिया है। तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन या व्यूज़ है, इस पर मैं आपके पास आऊँगा। लेकिन चूँकि आपने जो बात कही, इस पर एक छोटा सा रिएक्शन मैं डीके जोशी साहब से ले लेता हूँ। डीके जोशी साहब, जो ग्रोथ के प्रोजेक्शन दिए हैं, हालांकि घटा तो दिया ग्रोथ उन्होंने, लेकिन अगले कारोबारी साल के Q2 तक के जो प्रोजेक्शन देखें, इन्फ्लेशन के जो प्रोजेक्शन देखें 4 क्वार्टर तक का, आपको लगता है कि फरवरी में ब्याज दर घटने का या फिर रेट कट की संभावना ज़्यादा प्रबल दिख रही है? हमारा मानना है कि काफी पॉसिबिलिटी ज्यादा है फरवरी में। उसका कारण यह है कि इन्फ्लेशन नीचे आने की एक्सपेक्टेशन है, तो ये सारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड है। ग्रोथ अभी स्ट्रांग है, आरबीआई भी प्रोजेक्ट कर रहा है स्ट्रांग है। जब इकोनॉमी की ग्रोथ आगे चलते हुए वो स्ट्रांग मान रहे हैं, तो उस समय जो सप्लाई शॉक है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने फूड इन्फ्लेशन, जो पिछले 3 साल से काफी ऊपर 6% से ऊपर बनी हुई है, उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका असर वेजेस वगैरह में भी पड़ना शुरू हो जाएगा और एक तरह से जनरलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन की बात की जाती है। तो अगर ग्रोथ स्ट्रांग रहती है तो वो सप्लाई शॉक को, परसिस्टेंट सप्लाई शॉक को इग्नोर नहीं कर सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर महंगाई की दर नीचे आनी शुरू हो जाती है, तो फिर वो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो रेट कट करें, क्योंकि जो जहां तक ग्लोबल सिनेरियो है वो एक तरह से कंड्यूसिव हो गया। पहले लोग बात करते थे कि फेड काटेगा तो शायद आरबीआई पे भी उसका असर पड़ेगा। हमने ये देखा कि हमारी पॉलिसी काफी इंडिपेंडेंट है ग्लोबल पॉलिसी से। उसका असर जरूर होता है, पर डोमेस्टिक कंडीशंस पे ज्यादा डिपेंड करती है। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस थी उनके पास, और उन्होंने अभी फोकस उनका देखिए, उनको जो मैंडेट मिला हुआ है, जैसा कि गवर्नर साहब ने अपनी स्पीच में शुरू में ही बोला कि उनका मैंडेट है कि महंगाई की दर को, ओवरऑल महंगाई की दर को, सिर्फ नॉन फूड की नहीं, ओवरऑल महंगाई की दर को नीचे लाना है 4% में। तो ये उनका टारगेट है। अब इसमें वो ये बात सच है कि वो फूड इन्फ्लेशन को नीचे नहीं ला सकते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, पर उसका ट्रांसमिशन जरूर रोक सकते हैं। और अगर आरबीआई मानता कि जीडीपी ग्रोथ आगे चलते हुए वीक ही रहेगी, तब तो उनके लिए आवश्यक हो जाता कि वो रेट काटें, क्योंकि वो ग्रोथ को वापस आता हुआ देख रहे हैं, इसलिए वो उनको कोई जल्दी नहीं है रेट काटने की। बिल्कुल, रेट काटने की जल्दी नहीं है, लेकिन अभी रिजर्व बैंक को जो करना था उन्होंने कर दिया। फरवरी में फिर से रिजर्व बैंक के पास एक मौका होगा, लेकिन अभी से लेकर फरवरी तक कई सारे ऐसे इवेंट हैं जिस पर सबकी नजरें रहेंगी, हमारी भी है, आपकी भी है, हमारे दर्शकों की भी है। तो वो उसमें सबसे इमीडिएट जो नज़र है वो है आपको बजट को लेकर के। हिरानंदानी साहब, चूंकि आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रोथ, अफोर्डेबल हाउसिंग का ग्रोथ, और हर बजट में मैं देखता रहा हूं कि सरकार का फोकस वहां पे काफ़ी ज़्यादा रहा है, चूंकि काफ़ी निचले तबके के, मिडिल क्लास के लोगों को प्रभावित करता है। तो सिर्फ हाउसिंग ही नहीं, वैसे मैं आपसे पूछूं कि इस बार के बजट से क्या उम्मीद आप रखेंगे? मेरे अंदाज से जो जीएसटी की ग्रोथ हम देख रहे हैं और ओवरऑल कंट्रोल हुआ है, कलेक्शन के ऊपर काफी जुड़ा हुआ है। 25% ग्रोथ आज दिख रही है। ओवरऑल जो जीएसटी की बनी थी, टारगेट थी, और उसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बन गई है। तो मेरे अंदाज से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिविजुअल टैक्सेस के ऊपर कुछ राहत दे सकते हैं। मेरे अंदाज से जो इंडिविजुअल टैक्स रेट है वो काफी ज्यादा है, और 37-38% तक आ गया है। और कंपनीज और कॉरपोरेट्स के जो टैक्स रेट है वो 25% है। तो मेरे अंदाज से इसको शायद कुछ मिलाने के लिए कुछ राहत दे सकते हैं, और एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि इंडिविजुअल जो लोग हैं, बहुत कम लोग ये टैक्स भरते हैं, इतने हाई रेट के जो टैक्सेबल है। मेरे अंदाज से ओवरऑल टैक्स रेट कम कर सकते हैं, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ income tax rate cut in the next budget that is expected. Already जो corporate rate है वो 25% है, पार्टनरशिप और इंडिविजुअल लोन्स 36-37% है। तो मुझे लगता है कि इसको कुछ कम ज्यादा करने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, और ये शायद ये बजट में वो कर पाएगी। बिल्कुल, ये जो बात आपने कही वो तो हर कोई सुनना चाहता, हर कोई ऐसी अपेक्षा रखता है, और हमारे दर्शक जो आपको देख रहे होंगे बड़ी दुआएं दे रहे होंगे, चलिए आपकी बात कम से कम पहुंच तो जाए वित्त मंत्रालय तक, चूंकि ये अपेक्षा हर बजट में की जाती है, और बजट के बाद कई बार लोगों को निराशा भी हाथ लगती। इनकम टैक्स के अलावा
कई लोगों की डिमांड थी कि हाउसिंग सब्सिडी को फिर से रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए। वो आ गए हैं। पीएमएवाई स्कीम के अंदर 20,000 करोड़ पर ईयर उन्होंने 3 साल तक राहत दी है। 1 करोड़ घर पर 1.5% ब्याज का राहत वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में मिल जाएगा। खाली एक सेक्टर है जो इंटरेस्ट डिडक्शन है, वो 2 लाख रुपया ऊपर अटका हुआ है 10 साल से। वो शायद उनको 5 लाख करने की आवश्यकता है, पर 2 से 4, 3-4 लाख भी कर दें तो अच्छी बात रहेगी। अच्छी बात रहेगी। कामा कौड़ी साहब, बजट है, बजट में वैसे हर सेगमेंट का ध्यान रखा जाता है और आने वाले दिनों में फाइनेंशियल सेक्टर के साथ, बैंकर के साथ भी फाइनेंस मिनिस्टर मुलाकात करेंगी कि बजट में क्या होना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर को क्या लगता है कि चूंकि बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी कई सारी चीज़ें होती हैं, बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट सरकार ने पारित कर दिया, तो बजट को बैंकिंग सेक्टर कैसे देख रहा है इस बार के बजट को? So almost most of our requirements have been continuously being told, and many things are getting like say taken care. Like some of the things, even non-budgetary things, like whatever you see in the like Banking Sector Amendment Act, I think वो सब भी हो रहा है. And our Indian Banks Association already has made and like say it is preparing and sending it to the finance ministry to be taken care during the budget time. बख्शी साहब, बैंकिंग सेक्टर को लेकर के बार बार एक जो कह सकते हैं कंसर्न जताया जाता रहा है वो ये है कि कई सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो अनरजिस्टर्ड है उनके यहाँ से बेतरतीब क्रेडिट दिया जाता है, जिनका कई बार लेखा जोखा नहीं रखा जाता है, तो उनके ऊपर उनका एनपीए काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उस पर कोशिश की जाती है कैसे न कैसे कंट्रोल किया जाए। तो आपको लगता है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से इस सेगमेंट में कोई स्ट्रक्चर्ड एफर्ट करना चाहिए? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्र की चीज है और रिजर्व बैंक ने इधर इसका कॉग्निजेंस भी लिया है और उन्होंने फिनटेक्स हो या एमएफआई में जो अनब्रिटेड ग्रोथ हो रहा है, मतलब बहुत अनहेल्दी प्रैक्टिसेस उसमें जो आ गई हैं, तो रिजर्व बैंक उसमें बिल्कुल अलाइव है और रिजर्व बैंक काफी स्टेप भी ले रहा है। तो मैं बजट से उसको नहीं जोड़ना चाहूँगा। और वैसे भी क्या है, अभी बजट जो है इंडिया में, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेटेड स्टेप्स, रिफॉर्म के स्टेप्स और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए स्टेप, चाहे वो पीएलआई हो, वो साल भर में आते रहते हैं। उनका बजट जो है वो कुल मिलाकर एक लेखा जोखा हो जाता है हमारा खर्चे का और रिसीट्स का। तो बजट अब उतना एक सिंगल इवेंट नहीं है साल में, साल भर में वो चीज़ें आती रहती है। जहाँ तक एमएफआई का सवाल है, उसमें बहुत अनहेल्दी चीज़ें आई हैं और इसीलिए सारी एमएफआई कंपनियों में हम बहुत स्ट्रेस, चाहे स्टॉक मार्केट में हो चाहे उनके एनपीए में हो, देख रहे हैं। रिजर्व बैंक लेकिन उसके लिए मुझे लगता है बिल्कुल सही रेगुलेटर है, जो कदम उठा भी रहा है और वो उसी के क्षेत्र में वो उसको कंट्रोल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर, इकोनॉमिक सर्वे, दोनों कोई ऐसी स्टेटमेंट्स रख सकते हैं जिससे कि सरकार का कंसर्न उसके प्रति जाहिर हो, लेकिन मुझे लगता है इसमें कदम जो है वो रिजर्व बैंक की तरफ से लेना चाहिए। डीके जोशी साहब, ये बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब हमने देखा कि जीडीपी ग्रोथ अनुमान से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया, कैपेक्स हमने 50% भी खर्च नहीं कर पाए, कंजम्पशन ग्रोथ अभी भी डायसी लग रहा है। तो बजट एक बड़ा मौका होगा सरकार के लिए इन सारे कंसर्न को दूर करने के लिए। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा है कि कैपेक्स में हम तेजी लाएंगे, कोशिश करेंगे टारगेट तक पहुंचने का, लेकिन और भी कई सारे फ्रंट पे चैलेंजेस हैं। तो बजट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बजट हर साल ही अपॉर्चुनिटी होता है, पर इस साल में बजट में एक चीज मैं कहूंगा जिस पे उन्हें बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, वो है फूड इन्फ्लेशन जो है वो इतनी मॉनेटरी पॉलिसी तो उसको नीचे नहीं ला सकती, सिर्फ फिस्कल पॉलिसी ला सकती है। तो आपका जो क्लाइमेट के जो चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए कैसे अडेप्ट किया जाए, किस तरह से कृषि क्षेत्र को ज्यादा रेजिलिएंट बनाया जाए ताकि ये जो उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं, वॉलेटिलिटी देख रहे हैं वेजिटेबल प्राइसेस में, ये कम हो। ये एक आध बारी का बात नहीं है, कंटिन्यूअसली वेजिटेबल इन्फ्लेशन ऊपर रही है, तो ये नीचे भी आ सकती है। पर मैं ये कह रहा हूं कि हमें, क्योंकि इंडिया जो है
क्लाइमेटिकली बहुत ही वल्नरेबल है, मतलब एशिया में अमंग द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज है। तो इस तरह के वेदर शॉक्स हमारे यहाँ बढ़ते ही नजर आएंगे। तो इसमें रेजिलियंस कैसे कृषि क्षेत्र की बढ़ाई जाए कि हमारे जो जो क्रॉप्स हैं और जो वेजिटेबल्स हैं उन पे असर वेदर का चलते हुए फूड इन्फ्लेशन में मंदी देखी जा सकती है। अब क्या आपका नेटवर्क देखे जोशी साहब, थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ब्रेक हो रहा है।